नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, हर सैटरडे की तरह आज भी हम हाज़िर हैं आपके साथ जातक कथाओं की नेक्स्ट सीरीज़ में और आज हम जातक कथा पर डिस्कशन करने वाले हैं वक जातक कथा। जैसा कि इसका नाम है वक जातक कथा, वक मतलब वकुला होता है, वकुला को ही वक कहा जाता है। अब ये जातक कथा आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। मतलब हर एक बहुजन को अगर ये जातक कथा पता होती, उनके माँ, उनके पिताजी अगर हर एक बहुजन को, हर एक एससी, एसटी, ओबीसी को ये कथाएँ बचपन से सुनाई गई होती, तो आज वो पूरे के पूरे संगठित होते। ये एक ऐसी जातक कथा है जो उन तमाम पोल खोल देती है धूर्तता की और उन लोगों के भी पोल खोल देती है जो बहुजन समाज में रह के और झूठा उनको छलावा दे दिया जाए, कर कोई जो शोषण करते आया है वो झूठा छलावा दे देता है, तो उसकी तरफ से बैटिंग करने लगते हैं और पूरे के पूरे सब लोगों को भ्रमित कर देते हैं। और स अपनी तो जाते ही जाते हैं, सबको डुबा देते हैं, अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए। ये जातक कथा उसी चीज़ को रेखांकित करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं जातक कथाओं में पहले एक वर्तमान घटना आती है, वर्तमान घटना को लेकर फिर एक अतीत कथा तथागत के मुँह से सुनवाई जाती है, जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि इस तरह की चीज़ें पहले कभी हुई हैं। तो आइए समय ना गँवाते हुए इस खूबसूरत वक जातक कथा को सुनें। यूँ तो स्कूल में बच्चों को कई जगह पे ये पढ़ाया जाता है और बहुत सारे लोग आप लोग इस कथा को सुने होंगे। दूसरे तरह से बताया नहीं गया होगा कि आपको कि ये जातक कथा से कॉपी किया गया है। क्योंकि ये इतिहास का भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है कि ये आपको किताबों में कहीं पे इंग्लिश में, हिंदी में कहीं पे भी सुना देंगे, दिखा देंगे या क्षेत्रीय लैंग्वेज में सुना दिखा देंगे। लेकिन बताएँगे नहीं कि ये कथाएँ तो 2600 साल पुरानी हैं, तथागत बुद्धिज़्म के त्रिपिटक से उठाई गई है, कॉपी पेस्ट की गई है। यहाँ भी ये घपला खेल जाते हैं ताकि लोगों को पता ना चल सके कि बुद्धिज़्म कितनी बेहतरीन इस तरह की कथाओं का निर्माण किया था लोगों को शिक्षित करने के लिए, मोरल वैल्यूज़ देने के लिए। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें बोलते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आइए हम लोग समय ना गँवाते हुए देखते हैं कि ये जातक कथा हमें क्या बताना चाह रही है। तो ये घटना है जेतवन की। जेतवन यानी कि सावत्थी। सावत्थी यानी कि श्रावस्ती। आज का जो श्रावस्ती है, वहाँ की बात है और हुआ क्या था कि एक भिक्षु था जेतवन में, तो वो करता क्या था कि जैसे-जैसे लोगों को भिक्षु लोग बनते जा रहे थे, तो सबको ना चीवर की ज़रूरत होती थी और चीवर की जो इसको भी ज़रूरत थी, तो वो क्या करते थे कि उनको सब हर एक व्यक्ति तो सिलना नहीं आता था। तो एक व्यक्ति था, उसको बड़ा अच्छे से ये पता था कि कैसे इसको सिला जाता है। तो क्या करते थे लोग कि जाते थे उसके पास, भिक्षु के पास जाते थे और वो उनको सिल कर देता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से आज धूर्ततापूर्ण चीज़ें चल रही हैं, उसी तरह से प्राचीन काल में भी इस तरह की चीज़ें कोई न कोई करता ही था, ठगने का व्यापार। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप जाओगे किसी से अ, आभूषण खरीदने, वो आपको ठग लेगा, सोनार जो है कुछ सोना वो करेगा, ये करेगा, तमाम तरह के लोग किंवदंतियाँ जो अपने मन में बना रखे हैं। और भी तरह-तरह की चीज़ें बना रखे हैं, तो वैसा ही एक घटना चल रहा था कि एक भिक्षु जो था, वो सब लोगों को पता था कि भई ये तो चीवर बना देता है, हमको इससे चीवर लेना है, लोग उसके पास जाते थे और वो उनके साथ थोड़ा-सा ठगी का काम करता था। कैसे ठगी का काम करता था? तो वो क्या करता था कि वो चीवर को जो लोग लेके जाते थे, कपड़े लेके जाते थे और जब कपड़े लोग लेके जाते थे उसके पास कि भैया ये आप लीजिए और हमको बना दीजिए, तो वो क्या करता था उनके कपड़े को लेके नया बना के नहीं देता था,
बल्कि वो क्या कहता था, लीजिए हम तो बना-बनाया एकदम रेडीमेड है, ये ले लीजिए। अब ये लोग क्या करते थे, उसका जो बना-बनाया रेडीमेड जो कपड़ा होता था, उसको जब देखते थे उस चीवर को, तो बड़ा इनको खूबसूरत लगता था। अरे वाह! कितना बढ़िया है, एकदम मस्त है, ये तो बढ़िया लग रहा है। जैसे आप जाते हैं जो कोई-कोई मार्केट होता है ना, जहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो आप जाएँगे तो प्राइमा फेसी जब ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा यार इस कपड़े में और किसी ब्रांडेड कपड़े में अंतर ही क्या है? ये ₹100 में दे रहा है ब्रांडेड कपड़े वाला 2000 ढाई हज़ार में देगा। ये ₹100 में इतना बढ़िया दिख तो वैसे ही रहा है। तो आप क्या करते हो, सस्ते मार्केट से खरीदते हो। हर व्यक्ति यही करता है आमतौर पर। यहाँ पे भी ऐसे ही पैटर्न चल रहा था। लोग अपना कपड़ा ले जाते थे और वो पहले से बनाया हुआ दे देता था। लेकिन जब वो कपड़े लोग इस्तेमाल करते थे, तो इस्तेमाल करने के बाद से जब उसको धुलने जाते थे, धुलते थे या गर्म पानी से, तो उसमें से वो कलर छोड़ देता था। फिर पता चलता था कि अरे! ये तो पुराना था, फटा पुराना चीज़ था, इसने तो इसको आटे वग़ैरह से गूँथ के उसमें कड़ा कर दिया था, उस पर फर्निशिंग लगा दी थी, उसको केवल ऊपर से रंगाई-पुताई कर दिया था। वो सारा का सारा जब कलर निकल जाता था, तब लोगों को समझ में आता था यार हम तो उससे ठगा गए। लेकिन हर व्यक्ति जब भी जाता था उसके पास तो उन उन लोगों को लगता था कि यार ये तो बड़ा बढ़िया है। अब खरीद के ले जाते थे, अब बाद में ठगा हुआ महसूस करते थे। तो इस तरह से जब चीज़ें चलती रही तो अब उसको लोग वो फ़ेमस हो गया कि भैया ये चीवर तो बनाता है। जो लोग भुक्तभोगी थे उनको पता था कि ठग देता है। लेकिन बाकी लोगों को चीवर की ज़रूरत थी, वो फिर भी पहुँच जाते थे, ऐसे ही ठगते रहते थे। अब एक दिन क्या होता है कि एक दूसरे गाँव में जब एक और भिक्षु रहता है, वो भी चीवर बना लेता था। तो उसको जब ये घटना पता चलती है, तो उसको लोग बताते हैं कि देखो जेतवन में तो एक भिक्षु है, वो बनाता है, सबको ठग लेता है। कहा अच्छा ऐसी बात है? हम भी बड़े ठगेरे हैं, चलते हैं भैया देखें कैसे हमको ठगता है। तो ये क्या करता है, जो गाँव वाला जो दूसरा भिक्षु रहता है, वो एक खूब बढ़िया चीवर बनाता है और बना के ले जाता है, पहन के जाता है उसको। उस भिक्षु के पास जाता है, जेतवन वाले के, जो ठगता था उसके पास और ले जाता है, देखता है तो वो कहता है कि ये पूरे एरिया में, इस क्षेत्र में मैं ही हूँ एक जो सबसे बढ़िया चीवर बनाता हूँ और ये जो बंदा आया हुआ है, इसका बड़ा खूबसूरत चीवर लग रहा है। कहता है कि ये चीवर आपने बनाया है? तो कहता है कि हाँ जी, ये चीवर तो मैंने बनाया है। तो कहता है कि ये चीवर आपने बनाया तो ये आप मुझे दे दीजिए। कहता है कि अच्छा, आपको दे दूँगा लेकिन मैं तो गाँव का हूँ, मुझे तो जल्दी से चीवर मिलता-विलता है नहीं और अपना आपको दे दूँगा फिर मुझे कैसे मिलेगा? तो जो जेतवन वाला था वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, मैं ना यहाँ पे चीवर बनाता हूँ, लोगों को देता हूँ। मेरे पास भी बड़ा खूबसूरत-खूबसूरत चीवर है, इसमें से एक दे देता हूँ आपको। और वो बोला कि मैं तो चीवर बनाता हूँ। तो उसने क्या किया, जो लोग कपड़े लेकर आते थे ना बढ़िया अच्छा वाला कपड़े, वो कपड़े उसको दे दिया कि आप कपड़े ले जाइए, आप तो चीवर बना ही लीजिएगा और ये वाला अपना वाला चीवर मुझे दे दीजिए। तो उसने क्या किया कि ये जो अच्छे कपड़े थे वो उसको दे दिया, जो गाँव वाला आया था भिक्षु उसको और उसका जो पहन के आया था, जो बढ़िया-सा लग रहा था चीवर, वो ले लिया जेतवन वाले और वो फिर लेके चला गया। फिर कुछ समय बीता और फिर जब वो धोने गया तो इसका भी कलर उड़ गया। इसका भी पता चला कि अरे ये तो फटे-फूटे कहीं-कहीं से जोड़-तोड़ के किसी तरह से बनाया था, चेपी-वेपी लगा-वगा के और जुगाड़ करके किसी तरह बनाया था, ऊपर से कलर पेंट कर दिया था तो पता ही नहीं चल रहा था। अब उसको पहली बार वो ठगा हुआ महसूस किया कि देखो कैसा महसूस होता है कि मुझे कोई आके ठग के चला गया। ऐसे ही मैं लोगों को ठगते रहता हूँ, वो लोग को भी ऐसे ही महसूस होता था। मेन चीज़ होता है ना फ़ील करना। असल में जो फ़ील करने की बात होती है ना, जब तक कोई व्यक्ति वो सेम दर्द फ़ील नहीं करता है, तब तक वो सामने वाले का दर्द नहीं समझ सकता है। तो ये बात उठ जाती है जब जाते हैं अ, भिक्षु लोगों के सारा भिक्षु धर्म सभा बैठी हुई थी, तो वहाँ पे ये सब डिस्कशन चल रहा था इसका।
तथागत के नाम से बताया गया कि तथागत आते हैं, बोलते हैं, "क्या बात चल रही है?" तो लोग वही बोलते हैं कि देखो ये सबको ठगता था, इसको ही किसी ने ठग लिया, किसी भिक्षु ने इसको ही ठग दिया। तो वो बोलते हैं वो अब तथागत के मुँह से अब अतीत कथा सुनाई जाती है कि देखो ये ऐसा है कि पहले भी इसी तरह की घटनाएँ होती थी। एक ठगता था तो उसको ठगने वाला दूसरा ठग भी आ ही जाता था। तो अब ये जो है वो अतीत कथा में यहाँ पे वो सुनाते हैं। तो अतीत कथा में ये बताया जाता है कि प्राचीन समय में एक तालाब था। तो तालाब में एक पेड़ मतलब उसके किनारे पर एक पेड़ था। और उस पेड़ को ही माना गया कि वो पेड़ पर बोधिसत्व जो हैं वो पेड़ के रूप में हैं। क्योंकि वो प्रत्यक्ष गवाह थे, देख रहे थे क्या चीज़ें चल रही थी। तो हुआ क्या कि अब गर्मी का दिन था, तो वो जो तालाब था वहाँ पे मछलियाँ रहती थी, गर्मी का दिन आया तो पानी कम हो गया। और तालाब कभी-कभी क्या होता है ना कि अगर बड़ा-सा तालाब है, बीच में थोड़ा-सा ऊँचा-सा है और जब सूखता है तो एक तरफ पानी कम हो जाएगा, दूसरी एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा सकते हैं, छोटा-छोटा पानी का जलाशय हो जाता है। वैसा ही कुछ वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बन गई थी। अब ये जो एक बकुला है, वो सोचता है कि ये सारी जो मछलियाँ हैं, इनको मैं ना खाऊँगा इनको। मैं तो इनको अच्छे से आज दबा-दबा के सारे मछलियों को खाऊँगा, लेकिन इनको खाऊँ मैं कैसे? इनको मुझे खाने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसमें बड़ी आसानी से ये मछलियाँ जो हैं, अपने आप खुद चल के आके शहीद हो जाएँ हमसे। जैसे डेमोक्रेसी है, 10-10 हज़ार रुपया अगर आपको दे दिया जाए, हैं, बैठ के दारू, मुर्गा, चिकन चला दिया जाए और आपको पता है कि भैया आपका भला कौन करने वाला है, कौन आपको भाला करने वाला है, तो बहुत सारे लोग बह जाएँगे। अगर छलावा दे दिया जाए, धर्म खतरे में है, अगर ये खतरे में है, वो खतरे में, तमाम तरह की अगर बातें इस तरह की चीज़ें चली जाएँ, तो कोई भी व्यक्ति जो है डिसीज़न बदलने में कितना दिन लगता है? 1 दिन का डिसीज़न है, सामने नफ़ा-मुनाफ़ा तो डिसीज़न बदल सकता है, बदलता है। ये एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अब क्या होता है कि जो बगुला है, वो जाता है, तालाब के किनारे जाता है और किनारे जाके वो मछलियों से कहता है, मुँह बना लेता है थोड़ा-सा दुखी-सा, भैया हम तो बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो मछलियाँ जो हैं वो पूछती हैं, "काहे भैया? काहे तुम काहे दुखी हो गए हो? मुँह बना के काहे चिंतित बैठे हो?" कहा कि मुझे ना तुम लोगों का दुःख देखा नहीं जाता है भाई, बहुत हमको चिंता हो गई है, तुम लोगों के दुःख देखकर हमको बहुत चिंता है। तो कह रहे हैं सब, "अच्छा, हमारे ही दुःख देख के चिंता हो गई है, काहे भैया क्या हो गया?" तो कहता है कि ऐसा है ना इसमें तालाब में ना पानी बहुत कम हो गया है। अब पानी कम हो गया है, तो गर्मी है, भोजन की भी कमी है, ना-पतला छोटा-सा ये तालाब है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग कैसे खाओगे, पियोगे, कैसे रहोगे? तो यही चीज़ सोच के ना मैं चिंता हो गया है मुझे, मतलब बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को ना एक-एक करके एक बगल में ना बहुत बड़ा तालाब है। तो मैं सोच रहा था कि अपने चोंच से पकड़ के एक-एक जो मछलियाँ हैं उनको लेके जाके अब बड़ा वाला तालाब में रख देता ताकि तुम लोग ना खुशीपूर्वक जीवन काटते। अब यहाँ थोड़ा-सा बचा, ये भी कहीं सूख जाएगा, तुम सब मर जाओगे। खाने-पीने के वैसे ही लाले पड़ गए हैं, अब क्या करूँ मैं? तो मछलियाँ क्या सोचती हैं कि भाई देखो, पूरा प्रथम कल्प से लेके, प्रथम कल्प मतलब जब जब से उन्होंने होश सँभाला है, मछलियों का जब से इतिहास आया है, तब से लेके अब बगुलाओं का जब तक इतिहास है, जब तक, तब तक तो तुम हमारे कभी सगे ही नहीं थे। मतलब जितना हम लोग इतिहास जानते हैं, जब से जो बगुला और मछली का इतिहास है, तब से लेकर आज तक तुम तो कभी हमारे सगे रहे ही नहीं। और आज कह रहे हो कि तुमको हमारी चिंता हो रही है और कह रहे हो कि तुम लोगों का दुःख नहीं देखा जा रहा है। चलो तुम लोगों को मैं चोंच से पकड़-पकड़ के बड़े वाले तालाब में ले चलूँ। तो ये तो महातालाब में ले जाकर छोड़ आऊँ, हमें तो डाउट हो रहा है, ठीक है? तो वो देखिए शब्द क्या है, आर्य प्रथम कल्प से लेकर आज तक मछलियों की चिंता करने वाला कोई बगुला नहीं हुआ। क्या तू हमें एक-एक करके खाना चाहता है? भाई हमको तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो? हैं?
तुम जुगाड़ में हो कि एक-एक करके हमको खा जाओगे? तो अब वो जो है बगुला क्या कहता है यहाँ पे, बगुला कहता है, "मैं अपने पर विश्वास करने वालों को तुम्हें नहीं खाऊँगा।" कहता है कि हाँ, ये बात ठीक है कि बगुला मैं खाता है, लेकिन जो मेरे पर बिलीव करेगा उसको मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है? मतलब आप उसी तरह से समझ जाइए कि बहुजन समाज के आज हित जो हैं, वो कौन सही करने वाला है, कौन आपके हितों को सही करने वाला है। लेकिन आपको अगर किसी ने कह दिया, "नहीं, नहीं भाई साहब, हित तो हम लोग सही कर देंगे, आप हमें ये कर दो, वो कर दो", तो आप जो हैं बह जाते हैं, पूरी तरह से बह जाते हैं। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे देखिए सेम सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं। मछलियाँ ये बात जानती हैं कि ये तो हमारा कभी भला किया नहीं है। आज अचानक से इतना हमदर्दी कैसे जता रहा है, ये कैसे हमारा भला कर देगा भाई साहब? क्वेश्चन डाउट्स आते हैं सेम सेम। लेकिन ये क्या कह रहा है? विश्वास दिला रहा है, ट्रस्ट कि भाई साहब देखो, हम पर विश्वास करोगे ना तो हम तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे। तुमको छोड़ देंगे, बाकी सबका करेंगे नुकसान, लेकिन तुम्हारा तो कतई नहीं करने वाले। तुम्हें तो नहीं खाऊँगा मैं। लेकिन यदि मेरे तालाब के होने की बात पर विश्वास न हो, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक काम करो, सबसे पहले एक मछली भेज दो। उसको मैं ले जाता हूँ, तालाब दिखा के ले आता हूँ, वो घूम फिर के जाँच करके आ जाएगी, और अगर मैं नहीं लेके आया, तो तुम लोग ऐसे समझ जाना कि मैं उसको मार के खा गया और मैं धोखा देना चाहता था। और लेके आ गया तो वो तो हाल बता ही देगी मछली कि हाँ भैया ऐसा चीज़ था कि नहीं था। तो जितने भी वहाँ की मछलियाँ थीं, उनको ये आइडिया सही लगा। और मेन चीज़ क्या थी, दिक्कत में तो थे वो। यहाँ दोनों बात है ना। एक तो पानी घट रहा था, खाने-पीने की उनकी कमी थी, दिक्कत भी थी, प्लस एक प्रस्ताव भले आ रहा था जिसमें उनको पूरा का पूरा रिस्क था, और पूरे रिस्क में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब उन्होंने क्या कहा कि चलो यार रिस्क ले ही लेते हैं। एक उन्होंने अपने में से एक कानी मछली, कानी मछली समझते हैं? मतलब एक तरह से अपंग यहाँ पे कहा जा रहा है, एक ऐसी मछली जो चली भी जाएगी, तो उसके जीवन होने ना होने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो वो एक यहाँ पे उपमा दी गई है कि एक कानी मछली को वो देते हैं कि भैया ये कानी मछली तुम्हारे साथ जाएगी, इसको ज़रा तुम दिखा के लेके आओ, ये चेक करके आएगी, फैक्ट चेकिंग करके कि तुम सही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो बगुला क्या करता है, वो कानी मछली को चोंच में दबाता है, लेके जाता है। और बगल में ही वही सरोवर बहुत बड़ा-सा जो था, बीच-बीच में कट-पिट गया था, तो बगल में उधर पानी-वानी था ही, उसमें डाल दिया। तो मछली ने देखा कि अरे हाँ, इधर तो पानी-वानी है ही, अच्छा-सा है। उसके बाद से उसको ले आके इन लोगों के पास ले आया। अब वो प्रशंसा किए हुए नहीं था रही है, कानी मछली। हाँ जी, हाँ जी, ये तो एकदम सही बोल रहे थे। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये तो मुझे बड़े आज आराम से लेके गए थे, डर तो मुझे भी लग रहा था, कहीं खा ना जाए। लेकिन ये तो मुझे ले गए, इतने शांतचित्त स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, इतने सही व्यक्ति हैं, इतना गज़ब का प्रॉमिस किए हुए हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल ले गए। और आप एजेंटों से ध्यान रखिएगा, एजेंट ऐसे ही होते हैं भाई साहब। जब इतिहास पता हो आपको कि ये सब ठगेरू हैं, और कोई एजेंट ये आके कहे ना, नहीं भाई साहब, ये वो वाले नहीं हैं, ये सही वाले हैं, एजेंट ऐसे ही काम करता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो प्रशंसा के गीत पर गीत गाए जा रही है बकुला के, क्योंकि पहली बार उसको किसी बकुले ने छोड़ दिया था भाई, बकुला घुमा के लाके छोड़ दिया। फूले नहीं समा रहे, चने के झाड़ पे चढ़े हुए हैं। अब उस एक कानी मछली के चक्कर में पूरे के पूरे मछली समुदाय जो है, वो कहा कि अरे भैया ये तो गई थी, इसने कह दिया, इसका मतलब सही है। गड़बड़ रहता तो हम लोगों से थोड़े झूठ बोलती। तो कहता है चलो भैया, कानी मछली सबसे आगे, हाँ मुझे ले चलो, मुझे उसमें फिर से छोड़ाओ, बाकी को तुम बाद में लेके आना। अब ये उस काणी मछली को लेके जाता है, और वो जो पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर ले जाके फँसाता है, उसमें जो टहनियाँ थी उसमें, चोंच से मार-मार के उसको मार डालता है, और फिर उसको खाता है। उसके काँटे यानी उसकी जो हड्डियाँ थीं, उसको उसी के जड़ में पेड़ पे चला आता है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि बाकी मछलियों का सोर्स क्या था, वो कभी सोच ही नहीं पा रही थी कि जो धोखे की जो प्रवृत्ति है, वो तो हज़ारों साल से चली आ रही है। और ये जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में जो सर्कमस्टांसेस चले हैं, इससे धोखे देना फिर से बाद में धोखा देगा कि नहीं देगा, ये होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी दोस्तों। जातक कथाएँ क्यों पढ़ाई जाती थी? ताकि बहुजन जो हैं,
अपने नियमों पर, अपने महापुरुषों पर, अपनी विचारधारा पर टिके रहें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। किसी ने आके धोखा दिया, भरमाया, भ्रमित हुए, निपट लिए पूरे के पूरे। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बगुला आता है, कहता है मैंने तो उसको पहुँचा दिया, अब तो वेरिफ़िकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। सब में होड़ मची है, सब में होड़ मची है कि हाँ, पहली बार गई थी, वो तो आके ब बोली ही थी, वो सही जगह पे चलो अब हम चलते हैं, होड़ मची भाई मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। अब वो एक दूसरी मछली को ले जाता है, फिर वो वही पेड़ पर जाल ले जाता है, टिकाता है उसको, चोंच से मारता है, खाता है, हड्डियाँ उसके जड़ पे गिराता है, फिर आराम से आता है, फिर तीसरी मछली को ले जाता है। ऐसे कर के, एक-एक करके सबको निपटा देता है, सब खुद ही निपट रहे हैं। सब के सब जो हैं, खुद ही अपने आप को निपट दिए हैं। फीडबैक सिस्टम फेल्योर कभी सोचे भी नहीं थे कि भैया घाल-मेल जो है, जैसे भारत का इतिहास है, आपको एजुकेशन दिया जा रहा है, एजुकेशन में इतिहास की डॉट-डॉट कर दी गई है, एक्स-वाई-ज़ेड कर दिया गया है इतिहास का। आप वही इतिहास को पढ़ के सोच रहे हैं कि भैया हमको पढ़ने का हक मिल गया। अरे पढ़ने का हक तो मिल गया, लेकिन पढ़ा क्या रहा है आपको? ये भी तो देखिए, पढ़ा क्या रहा है आपको? घोटालों का जो प्रकार है, जो षड्यंत्र है, बाबा साहब ऐसे ही थोड़े लिख के गए हैं। ज्योतिराव फुले जी ऐसे थोड़े लिख के गए हैं। इनका जो इतिहास है, पुराना इतिहास है, किसी भी कहीं पे भी किसी लेवल पे चले जाएँ, इतिहास इनके डीएनए के अंदर जो धूर्तता है, वो थोड़ी छूटने वाली है, वो नहीं छूटने वाली ना। वो घुमा-फिरा के किसी न किसी तरह के आपकी ही शहीदी होनी है, आपकी ही कट रही है। ये वक़-जातक कथा यही चीज़ तो बता रहा है और क्या बता रहा है? सब खुश होके चढ़े हैं, हाँ भैया मिल गया, अब तो पहुँचा ही देगा, पहुँचा ही देगा। अब इसी तरह से जब वो आता है तो देखता है लास्ट में कि भाई साहब अब यहाँ पे कोई मछली बचती नहीं है। एक केकड़ा बचता है वहाँ पे। तो जब केकड़ा बचता है तो ककड़ा से कहता है चल भाई आजा तुझे भी पहुँचा दूँ, तू अकेला यहाँ पे क्या करेगा? और सोचता है कि यार मछलियों का स्वाद ले ही लिया, अब जो है थोड़ा-सा केकड़े का भी स्वाद ले लूँ। तो केकड़ा कहता है कि कुछ तो डाउट लग रहा है मुझे। तो कहता है उससे कि भई देखो कैसे ले चलेगा मुझे तू? कहता है कि कैसे क्या ले चलेंगे? मतलब वैसे ही जैसे सबको चोंच में पकड़ के ले चल रहे थे वैसे तुझे भी ले चलेंगे? केकड़ा कहता है ना, उहुँ, मुझे डाउट है। तू एक काम कर, तू मुझे अपने पीठ पर बैठा, ठीक है? पीठ पर बैठा, मैं तेरे पीठ पर बैठ के आराम से चलूँगा मैं। अगर ले गया तू मुझे चोंच में पकड़ के ले गया, कहीं रास्ते में गिरा दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो मर जाऊँगा। मैं तेरे पीठ पे बैठ के चलूँगा। तो बगुला सोचता है कोई नहीं पीठ पे ही बैठ ले, चल तू। एक बार तू पानी से तो निकल, चल उधर फिर उधर गिराऊँगा, गिरा के खाऊँगा तुझे। मन में तो यही सोच रहा है। अब ये उसके पीठ पे बैठ गया। इधर केकड़ा क्या सोचता है कि ये मछलियों को तालाब में ले गया है कि नहीं ले गया है, पक्का ये तालाब में छोड़ा-ओड़ा नहीं है, कुछ तो डाउट लग रहा है मुझे। और अगर इसने मुझे अगर कुछ गड़बड़ किया ना, तो मैं तो इसके गर्दन ही छेद दूँगा मैं। गर्दन ऐसा छेदूँगा कि इसकी जान ले लूँगा मैं तो। तो इसने क्या किया, पहले ही अपनी सिक्योरिटी इंतज़ाम कर लिया। मछलियों ने नहीं किया ऐसा, उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। वो कूदे जा रहे थे, कूदे जा रहे थे। केकड़े ने अपना पहले ही दिमाग लगा लिया कि अगर ए हुआ तो क्या करूँगा, बी हुआ तो क्या करूँगा, सी हुआ देन क्या करूँगा। तो वो पहले ही सतर्क होके गया। अब बगुला जब ले जाता है उसको, तो अब सुनिए क्या कहता है। सो उसने कहा शौ में बगुले तू ठीक से न पकड़ सकेगा, लेकिन हमारा जो पकड़ना होता है वह पक्का होता है। बोला कि हम तो ठीक से पकड़ते हैं, तू हमको ठीक से नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए यदि मुझे अपने डंक से तू अपनी गर्दन पकड़ने दे, तो तेरी गर्दन को अच्छी तरह पकड़े मैं तेरे साथ चलूँगा। उसने उसको ठगने की इच्छा को न जानते हुए अच्छा कहकर स्वीकार किया। केकड़े ने अपने डक से लोहार की सणासी की तरह उसकी गर्दन को अच्छी तरह पकड़ कर कहा, "अब चल।" वह उसे ले जाकर तालाब दिखाकर वरुण पेड़ की ओर उड़ा। अब वो वही पेड़ पर जहाँ पे बाकी जितनी मछलियाँ थी ले जाकर वहाँ पे चोंच मार-मार के उनको खा जाता था, वहीं पे लेके गया। केकड़े ने कहा, "मामा, तालाब तो यहाँ है, लेकिन तू यहाँ से ले जा रहा है।
बगुले ने कहा, मालूम होता है तू समझता है कि मैं तेरा प्यारा मामा और तू मेरी बहन का प्रिय पुत्र है। कह उठाए फिरते हुए मैं तेरा दास हूँ, हैं? देख इस वरुण वृक्ष के नीचे ये जो मछलियों का कांटों का जो ढेर लगा हुआ है, तो जैसे इन सारी मछलियों को मैं खा गया हूँ, वैसे तुझे भी खाऊंगा। तो केकड़ा क्या कहता है, जवाब देता है, ये मछलियां अपनी मूर्खता से तेरा आहार हुई हैं। क्या कहता है वहां पे केकड़ा? ये मछलियाँ अपनी मूर्खता से तेरा आहार हुई हैं, क्योंकि इन मछलियों ने कभी ये सोचा नहीं कि अगर तू धोखा दे दिया तब मैं क्या करूँगा? उन्होंने एक सिंपल सा फीडबैक लिया और उस पर तेरे पर बिलीव कर लिया। लेकिन मैं तो पूरी व्यवस्था करके आया हूँ। हुँ? ये अपनी मूर्खता के कारण तेरा आहार हुई हैं। मैं तुझे अपने को खाने न दूँगा, किंतु तेरा ही विनाश करूँगा। तू अपनी मूर्खता के कारण नहीं जानता कि तू मुझसे ठगा गया। मरना होगा तो दोनों मरेंगे, मरना होगा तो दोनों मरेंगे, ले डूबेंगे। देख मैं तेरे सिर को काट कर भूमि पर फेंक दूंगा। उसने सणासी की तरह अपने डक को उसकी गर्दन पे भींचा, दबाया उसका गर्दन। तो बकुले ने चौड़े मुंह, आंखों से आंसू गिराते हुए मरने से भयभीत होकर कहा, स्वामी मुझे जीवन दे, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। ऐसा, यदि ऐसा है तो उतर कर मुझे तालाब में छोड़ दे भाई। कहता है ये कि भाई अगर तू चाहता है कि मैं तुझे ना मारूं तो मुझे ले चल, वापस तू मुझे तालाब में छोड़ दे। तो उसने रुककर तालाब पर ही उतर कर, जो बगुला है, केकड़े को तालाब के किनारे कीचड़ में रखा। केकड़ा कैंची से कुमुद की डठल काटने की तरह उसकी गर्दन काटकर पानी में घुस गया। अब केकड़ा समझ चुका था कि इसने सारी मछलियों को तो मार दिया है और इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। यहाँ तो मैं, अगर मेरी जान बच गई तो चलो ठीक है, मैं मेरी तो जान बचा ही लूँगा, लेकिन इसको सज़ा अगर नहीं मिली तो फिर से कहीं जाके वैसे ही करेगा। तो वो क्या करता है, उसका गर्दन काट देता है। काट कर पानी में घुस गया। वरुण वृक्ष के देवता ने उस आश्चर्य को देखा। अब ये जो पेड़ था, वरुण पेड़ जो था, उसी को बोधिसत्व के रूप में, गवाह के रूप में दिखाया गया है कि वही पेड़ पर ये सारे कृत्य हो रहे थे। तो इस कथा में अब बताया जाता है कि वो जो पेड़ है, वन को उन्नादित करते हुए मधुर स्वर में यह गाथा कही, धूर्त बुद्धि अपनी अधिक धूर्तता से सदैव सुख नहीं पा सकता। यानी जो धूर्त बुद्धि है, वो अपनी धूर्तता से हमेशा ही सुख उसको नहीं मिलेगा। धूर्त बुद्धि को, यानी अपने किए हुए उसका जो फल है, वो भोगता है, जैसे बकुले ने केकड़े के द्वारा फल भोगा। तो ये यहाँ पे अब इस कथा को सुनाकर और तथागत के मुँह से बताया गया है, कन्क्लूज़न यहाँ निकाला जाता है कि शास्ता ने भिक्षुओं, न केवल अभिग्रामवासी चीवर वाले भिक्षु ने इसे ठगा, बल्कि पहले भी ठगा है। कह यह धर्म देशनाला मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का वह बगुला जेतवनवासी चीवर वाला हुआ। केकड़ा अब का ग्रामवासी चीवर वाला, अब वृक्ष देवता तो मैं ही था। कुल मिला के ये जो जातक कथा है, ये हम लोगों को ये शिक्षा देती है कि लोभ और छल का अंत बुरा होता है। बुद्धि और सतर्कता जो है वो आपके जीवन को बचा लेती है, और जो घमंड करता है, डींग मारता है, निश्चय ही वो विनाश की तरफ जाता ही जाता है। और फाइनली अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो आपका फल जो है कहीं न कहीं बंध जाता है। हो सकता है जिसके साथ आप बुरा कर रहे हैं वहाँ से आपको न मिले फल, लेकिन कहीं न कहीं से फल आपके साथ बँधा हुआ है, उस वो फल आपको मिलना ही मिलना है। अब मिलेगा किसी दूसरे रूप में, कहीं न कहीं किधर से मिल ही जाता है। टिट फॉर टैट हो ही जाता है। तो ये जातक कथा है, और इस जातक कथा से हर एक बहुजन को, एससी, एसटी, ओबीसी सभी लोगों को शिक्षा देनी लेनी चाहिए कि आप किसी के भी, आपका जो मूवमेंट है, आपका जो आपके महापुरुषों ने, हम सब के महापुरुषों ने जो हम लोगों को जो
मोरल वैल्यूज़ दी है, हमारे हक अधिकार की जो बातें की हैं, हमारा क्या है, अगर हम उस पे नहीं टिके हैं, कोई भी व्यक्ति आके जिसने हमारा ज़िंदगी भर शोषण किया, वही आके हमको कुछ टुकड़े फेंक देता है और हम उसी में फिर से फँस जाते हैं। जैसे मछलियाँ फँस गई बकुले पर, जानते हुए भी कि इसके साथ हमारा इतिहास हमेशा से गड़बड़ है, फिर भी हम छलावे में फँसते हैं, तो निश्चय रूप से वो खत्म ही हो गई। तो और आप लोगों को इस सेशन खत्म होने के बाद से आप उस पर बेहतरीन ढंग से जो भी कन्क्लूज़न लिखेंगे उसको मैं पिन कर दूँगा कि जातक कथा क्या मोरल शिक्षा देती है, आप उसको ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको पिन कर दूँगा। चलिए, अगर किसी को अपनी बातें रखनी हैं 2, 4, 5 मिनट शॉर्ट में, तो आज छोटा सेशन होता है, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। जिनको भी जुड़कर अपनी कुछ बातें रखनी हैं, वो यहाँ पे रख सकते हैं और छोटा सेशन रहता है, तो इसीलिए जो भी जुड़े हैं, अपनी संक्षिप्त में ही बातें रखेंगे, तो उससे हम लोग सभी लोग लाभान्वित हो सकेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ सुपर चैट मैंने पिन कर दिया है लिंक को और कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सचिन रोकड़े यहाँ पे लिखते हैं, बुध को नेपाली बोलने वालों को किसने व्हाट्सएप पे कोई चढ़ नहीं पाया, इसका उसे भ्रम है। उसके ऊपर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिली है, कोई शिव नहीं मिला है। मैं ये बात व्हाट्सएप पे भी चढ़ नहीं पाया, इसका उसे भ्रम है। ये व्हाट्सएप पे नहीं चढ़ पाया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बोलने वाले को किसने व्हाट्सएप पे। जो भी हो, देखें नेपाली आज की डेट में बाउंड्री है। तो अगर कोई कह रहा है नेपाली तो फिर तो चाइनीज़ शिव जी को तो चाइनीज़ कहना पड़ जाएगा ना, क्योंकि उनका घर तो वो हो गया कैलाश है, कैलाश आजकल चाइना के पास है, उनको फिर चाइनीज़ कहिए। फिर ऐसे बहुत सारे देवी-देवता जो हैं उनको चाइनीज़ घोषित करना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देवी-देवता जो हैं जिनका स्थान है उसको चाइना ने कब्ज़ा कर रखा हुआ है। कुछ-कुछ जगह को पाकिस्तान ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है, उसको पाकिस्तानी बोलना पड़ जाएगा, हैं? नेपाली ही क्यों बोलना है? हैं? कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए हैं तो बांग्लादेशी भी बोलना पड़ जाएगा, हैं? बहुत सारे जो इनके धाम शक्तिपीठ बने हुए हैं वो। तो हैं तो सारी चीज़ें बुद्धिस्ट की। तो हम बाँट-बूँट के और इस तरह की जो शब्दावलियाँ ये दरअसल ये ब्रह्मनिज़्म के अंदर ना अपने आप को वो बड़े वो फ़ील कर रहे हैं, उनको आइडेंटिटी इश्यू हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो सही इतिहास सामने आ रहा है तो वो किस तरह से उसका रिएक्शन दें। तो वो इस तरह के आलतू-फालतू चीज़ें अब बोलेंगे। ये साफ-साफ दिखाता है कि अब उनके पास कोई एविडेंस नहीं रह गया है, सही से डिबेट का। गिरिजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे शल्का ट्यूब जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। फिर यहाँ पे सचिन रोकड़े जी लिखते हैं, ये तो पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र का मतलब बुद्धिस्ट का पंचशील है। ये भी समझा जय भीम। हाँ, पंचतंत्र जो है बहुत बाद में लिखा गया था। पंचतंत्र जो है एक राजा के जो बच्चे थे, वो समझ नहीं पाते थे तो उनको पढ़ाने के लिए भिक्षु को नियुक्त किया था। उसने क्या किया, जातकों को ही सरल-सरल बना के पंचतंत्र का नाम दिया। मतलब उसने क्या किया कि जातक कथाओं में से कुछ ऐसी कहानियाँ उसने उठाया, जो थोड़ा आसान थी, जो बच्चों को समझ में आने वाली थी। अब जातकों में तो बहुत कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जो बड़े लोगों के लिए हैं। तो उसने छोटे-छोटे जीव-जंतुएँ हँसते-खेलते इस टाइप की कहानियों का कलेक्शन किया, वही पंचतंत्र कहलाया। तो वो बुद्धिस्ट का ही है। इन लोगों ने क्या किया है कि बुद्धिस्ट और बुद्धिज़्म जातक कथा वर्ड हटा दिया और लोगों में इस तरह से प्रचार किया कि भई देखो पंचतंत्र ये शर्मा ने लिख दिया, ये ब्राह्मण ने लिख दिया, ऐसे करके इन्होंने उसका भी हिंदुईकरण करने की कोशिश की है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई प्रेम एथिस्ट आए हैं। हाँ जी, प्रेम एथिस्ट कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ हेलो, जी, बोलिए, हेलो भैया बोलिए, सुनिए ना, मैं बोलिए, प्लीज़ आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। बोलिए। मैं ना एक आदमी से मैंने डिबेट किया था एक हिंदू से,
ओके। हाँ, उस साउंड मैंने थोड़ा बढ़ा लीजिए, साउंड हाँ, आपका हाँ। कम आ रहा है। हाँ, हाँ, तो मैंने उससे डिबेट किया था। मैंने रामायण रियल है या फेक है, मैंने उसे कहा था। हुँ, हुँ। ठीक है ना? उसने कहा कि रामायण रियल है, मैंने कहा नहीं रामायण फेक है। उसने कहा कैसे फेक है, आप प्रमाण कीजिए। मैंने कहा कि साइंस के हिसाब से तो रामायण फेक है ना। तो फिर उसने क्या कहा बताओ क्या? हुँ, हुँ। उसने कहा कि मुझे कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक चीज है जिसे साइंटिस्ट पहले कहता है कि ये रियल नहीं है, तो कुछ साल के बाद दूसरा साइंटिस्ट भी तो बोल सकते हैं ना कि वो चीज रियल है। तो हम कैसे जाने कि सच्चाई क्या है फिर? देखिए, मतलब उसका पैरामीटर क्या आप है? जो बात कह रहे हैं ना, वो अभी क्लियर पूरी तरह क्लियर नहीं है। आप क्या पर कहना चाह रहे हैं कि उसने क्या कहा? साइंस क्या कहता है? क्या कहा उसने? उसने कहा कि कोई साइंस मतलब साइंटिस्ट जो है वो कुछ भी मतलब कोई साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करता है तो वो कहता है कि ये चीज रियल नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है ना? हेलो। मतलब साइंस कहता है कि कोई चीज़ रियल नहीं हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? ना ना ये एक सेकंड हाँ एक हाँ नहीं नहीं कोई भी साइंटिस्ट जो है वो कह सकता है हुँ। कि मतलब कोई चीज रियल नहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट मतलब दूसरा साइंटिस्ट भी तो आके कह सकता है कि वो चीज रियल है। तो हम कैसे जाने कि सच्चा कौन है? हाँ, तो ये आप डिबेट कीजिएगा किसी अनपढ़ गँवार से, तो वैसी ही ना बातें करेगा। अरे नहीं जैसे लव लोगों से भारत बात मतलब कीजिएगा, हाँ हाँ मतलब जिस लव तरह के भारत। लोगों से बात कीजिएगा, उसी तरह की वो गधा भरी बातें करेगा। अब बताइए वो हाँ वो कितना क्लास तक पढ़ाई किया होगा? उसके स्टेटमेंट से अरे पता चलता है हाँ कि वो वही 5वीं में 10 बार फेल हुआ होगा हाँ और तो तीसरी आप में मुझे 13 इसका बार फेल हुआ होगा। हाँ तो हुँ? हाँ वही तो मैं कह रहा था, वो मुझे मतलब फैलेसीज का यूज करता। हाँ एक मिनट आ रहा है, नहीं, नहीं, फोन है हाँ। फ़ैल्सी की हाँ हाँ बात नहीं है। बात हाँ यहाँ बोलिए तो इसका फ़ैल्सी की जवाब नहीं है क्या ना, होगा? बात यहाँ पे है कि आईक्यू लेवल क्या है। हाँ, वही बताइए तो। आप भैंस के आगे बीन बजाइएगा, तो भैंस जो है हम्म, आपको क्या करेगी? हैं? बीन वही के तो। धुन पे नाचेगी? हुँ? हम्म। क्या हाँ करेगी हाँ वो बताइए? हाँ आपकी वही बात तो। भैंस समझ पाएगी कभी? नहीं नहीं तो नहीं समझ पाएगी, तो वही बोल रहा हूँ ना, उसके बात। लिए एक आईक्यू लेवल होता है। हाँ। क्लासेस का डिवीज़न क्यों किया गया है? कि भई हम्म। कोई भी क्लास में कोई पढ़ने जाता है, तो उसका एक वो लेवल बढ़ाया गया है ना कि ये पहले क्लास का बच्चा है, ये 10वीं क्लास का है, ये हम्म। 12 का बच्चा हाँ है। एक लेवल होता वो है तो और मतलब उसके हिसाब से टीचर हम्म, डिसाइड होते हैं। हम्म, अब कोई कहीं पे पढ़ाई चल रही है ग्रेजुएशन की, वहाँ पे आप दूसरी-तीसरी क्लास वाले बच्चे को बैठा दीजिएगा, उसको खाँकना समझ में आएगा? समझ में वही आएगा तो। उसको? हम्म, तो वही बात है, आपका जिससे बात हो रहा है, वो अनपढ़ गँवार जाहिल व्यक्ति है, जिसने कभी क स्कूल गया नहीं होगा। उसकी बुद्धि हम्म, लेवल बात करने के, उसके सवाल करने के तरीके हम्म, से ही पता चल रहा है कि हाँ वो हाँ जो है तीसरी में 13 बार फेल हुआ होगा। उससे हाँ हाँ पूछिएगा ना कि उससे हाँ हाँ। पूछिएगा कि एक पदम में कितने ज़ीरो होते हैं? तो ज़िंदगी निकल जाएगी उसकी गिनते हुए और पदम का जो होता है। और सुनिए ना, और हुँ। मैंने ये भी कहा था कि अगर उसने कहा कि इसका मतलब साइंस मतलब हट गया, तो मैंने कहा कि अब साइंस नहीं है तो तर्क बचा है। तो मैं तो उसने कहा कि किसी के लिए तो मतलब तर्क दूसरा भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए दूसरा भी हो सकता है, मतलब दोनों ऑपोजिट भी हो सकता है, तो यहाँ पे तर्क भी नहीं होता। उसने कहा ऐसा। देखिए, आप ये बात एक एक बात आप समझिए कि हम्म, ये जो बात कह रहा है उस बात का कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब ही नहीं हम्म, है। नहीं है। डिबेट के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को मुँह खोला शब्द गपोड़ा ये सब सबूत थोड़े होता है। हम्म, साइंस यही करता है क्या? कि कोई आया मुँह खोल देता है, ये साइंटिस्ट आया मुँह खोल दिया, गपोड़ दिया, फिर वो आया मुँह हाँ खोल दिया, हाँ। गपोड़ दिया, ये साइंस थोड़े कहलाता है। अभी जिस ठीक है व्यक्ति सर, को यही प्लीज नहीं मुझे पता है साइंस में साइंटिस्ट में जिसको अंतर नहीं पता है, उससे वो डिबेट में आपसे जीतेगा? बताइए? अरे अरे लव भारत साइंटिस्ट नाम में का यूट्यूब, हाँ आप हाँ। इसी तरह से एक कथावाचक है, धर्म शास्त्र है, हम्म, धर्म ग्रंथ है। अब कोई हम्म, आके मुँह खोल दिया कोई कथावाचक खुद से कुछ भी गपोड़ दिया, तो हम्म, वो गपोड़ना और जो उनकी किताब में लिखा है, उन दोनों में अंतर है ना? है कि हम्म, नहीं अंतर है? हम्म, कोई मुँह से गपोड़ देगा वो थोड़े मान लिया जाएगा, किसी के मुँह हम्म, खोला शब्द गपोड़ा से। भई तुम्हारी हम्म, किताबें क्या कह रही हैं? आपकी किताबें आपके दर्ज हैं,
आप लोगों ने सर्वमान्य तरीके से दर्ज कराया है, तो वो उस तरह से मान्य होता है। साइंस हुँ, तो काफ़ी एडवांस है, साइंस इस तरह से भी नहीं करता है कि कोई आया, मुँह खोला, शब्द को पोड़ दिया कि भैया ये है, अ, ये नहीं, अच्छा तुम ठीक है प्रूफ सर करके जी, दिखाओ सर इसको। सर इस तुम चीज़ मेरे को को हाँ, प्रूफ हाँ। करके दिखाओ। अब प्रूफ करके जब कोई व्यक्ति दिखाता है, तब उसको मान्यता मिलती है। तब उसके हुँ, अकॉर्डिंग जो है साइंटिफिक थियरी बनती हैं, साइंटिफिक लॉ बनते हैं। जब अच्छा। सारी चीज़ें यूनिवर्सल लॉ पे वो प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल हुँ। हर तरह से अच्छा वैलिड हो सर और जाती एक हैं, तब क्वेश्चन है। जाके मान्यता मिलती है। हाँ, हाँ। अच्छा सर हाँ, और एक क्वेश्चन उसने कहा था क्या बोले तो हम साइंस को हटा दें और अंतिम प्रमाण हमारा वेद है। मतलब हिंदू धर्म का ग्रंथ जो है वही अंतिम प्रमाण क्योंकि उसे किसी इंसानों ने नहीं लिखा है। उसे मतलब स्वयं भगवानों का मतलब क्या जो उसने बोला था ऐसा ही कुछ। तो इसका क्या क्या चीज़ जवाब होगा? भगवानों का? क्या मतलब भगवानों उसे का? मतलब हिंदू धर्म के जो वेद है ना उसे इंसानों ने लिखा है लेकिन उसमें भगवानों का बात मतलब भगवानों के द्वारा लिखा गया वो उसने कहा था। त भगवानों के द्वारा लिखा गया है, तो उस सबूत देगा ना कोई व्यक्ति, कि वही हम तो मैं कैसे मानेंगे कि हाँ। भगवानों के द्वारा लिखा गया है? हुँ, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के हम कैसे मान लेंगे कि भाई साहब ये भगवान के द्वारा लिखा गया है? अब मतलब भगवान लिखता है तो हाँ, कौन-सी लिपि और भाषा में लिखा? उसको कब न अक्ल आई, कब हाँ, याद आया कि भैया ये लिपि और ये भाषा इंसान को आए हुए तो बहुत समय हो ना, गया। ना, ना, ना मतलब हुँ? मतलब उसने ऐसा कहा था कि भगवान ने हुँ। मतलब इंसानों के ही द्वारा लिखा है आप लेकिन उसको कहिए, हाँ, उसको उसको पकड़ के लाइएगा किसी दिन, हाँ, हाँ। चैनल पे जोड़ दीजिएगा, लव यही हम भारत पूछ अरे लेंगे सुनिए ना। ना, अरे सुनिए ना लव हुँ। भारत आप अगर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ना लव भारत यूट्यूब अब चैनल वो आ हमको ही ये सब जाएगा। मत हाँ, समझाइए हाँ, कि कौन-सा कहाँ का हाँ, क्या है, क्या नहीं है। आप ठीक है, जो ठीक भी है। व्यक्ति है उसको यहाँ पे जोड़ जोड़ हुँ, दीजिए। हुँ। यहाँ पे हम देख लेंगे ना, उससे पूछ लेंगे। अब वो आपसे क्या अच्छा। बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, यहाँ जुड़ेगा तो हम लोग सीधे-सीधे पूछ लेंगे। भाई बता दे भाई, हुँ। क्या है? हाँ, हाँ। वही मैंने डिबेट किया था उससे लेकिन बीच में डिबेट मेरा मतलब फ़ोन डिस्टर्ब आ गया तो ठीक से डिबेट हुआ नहीं। तो उसने पहले ही मुझसे कह दिया कि साइंस और लॉजिक को दूर हटा दो और हमारे वेदों को प्रमाण मान लो। हुँ। तो उनको भेज दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। जुड़ जाएगा तो हाँ। हम लोग देख लेंगे ना, कि अब मान हुँ, लेंगे। कह हुँ। दीजिएगा कि वहाँ पे वेदों को ना प्रमाण मान लिया जाता है, एसजे हाँ। पे। अगर आप साबित कर दोगे ना कि वेद प्रमाण मानने योग्य हैं, तो उसको हुँ, वो हुँ। मान लेते हैं और इनाम भी देते हैं। ले आइए किसी दिन, फिर हम वेदों को प्रमाण बना हाँ, हाँ। देते हैं अच्छे से। ठीक है फिर, ओके। ठीक है, थैंक्स भैया। मैं हुँ, आपने मतलब आपका शुक्रिया जोड़ जो दीजिएगा। आपने आप हाँ, बस हाँ। हाँ, बस जुड़वा दीजिएगा यहाँ पे, बाकी हम देख ठीक है। लेंगे। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे हरि हरिनाथ जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे सुषमा वाघमरे हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। सुषमा जी आपको फेस कैम आना है? मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो गए। ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे कोई हिंदू बेटा कोई आया है, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, हिंदू बेटा। सर नमस्कार, जय हिंद मोहम्मद विधायक सर। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड सही कीजिए थोड़ा। सर आपसे हमारी बात हो गई यार, धन्य हो गए हम। कभी कभी जुड़ेंगे सर, जुड़ गए आज, बहुत अच्छा हो गया, बहुत तमन्ना थी। सर आज जुड़ गए हम, बाद में आपसे कर लेंगे सर। आपके अच्छा, चैनल ठीक को है। जब तक आपकी चैनल न सुनूंगा सर मेरे को नींद नहीं आता है। अच्छा जी, ओके। मेरा कान एक खराब हो गया है, सुनते सुनते 24 घंटे सुनते रहता हूँ ब्लूटूथ लगा के। ठीक है सर, मैं बाद में बात करूंगा, आप दूसरे को जोड़ लीजिए। अच्छा जी, ठीक है। चलिए, इसके बाद से यहाँ पे संतोष निषाद जी आए हैं। हाँ जी, संतोष निषाद जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे इनकी साउंड नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ये कोई व्यक्ति आए हैं, दोगला आदमी कैसा नाम रखे हैं भाई साहब बताइए, ये कैसा ये नाम रखे हैं? बताइए, क्या इसका मतलब है? दोगला आदमी वापस से क्या लिखे हैं ये? क्या जोड़ूँ मैं आपको बताइए? और अब कौन आए हैं यहाँ पे?
अशोक चाय कोई आए हैं। हाँ जी, अशोक जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। बैकग्राउंड बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा है आपका। ऐसा कीजिए ना आप लोग जो लोग भी जुड़ते हैं, वो ऐसा प्रयास कीजिए कि कोई भी ना बैकग्राउंड साउंड ना रहे। बैकग्राउंड साउंड रहता है तो फिर ये समझ में नहीं आता ना, क्या जोड़ें फिर आपको। तो और कौन आए हैं यहाँ पे? ये कोई नीरज कुमार आए हैं। हाँ जी, नीरज कुमार। नमस्ते सर। हाँ, हाँ, नमस्ते जी, बताइए। सर हम बिहार से हैं सर। अच्छा जी, बोलिए। सर हम ये जानना चाहते हैं सर कि हम लोग को जैसे निषाद जाति है जैसे, तो हम लोग मतलब कि 2000 वर्ष पहले मतलब क्या थे वो जानना चाहते हैं सर। मतलब बुद्ध सब के लोग समय क्या बुद्धिस्ट थे। थे, सब लोग बुद्धिस्ट थे। अच्छा, मतलब हम लोग भी बुद्धिस्ट हुँ। में थे ना सर। हर भारत का हर एक भारतीय बुद्धिस्ट था। कोई भी ऐसा भारत में वर्ग नहीं था जो बुद्धिस्ट नहीं हो। सर आपका चैनल हम मतलब बहुत दिन से सुनते हैं, 4-5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन मतलब बात नहीं कर रहे थे, तो हमको पता नहीं था डिबेट कैसे होता है। तो आज देख कितना अगर जैसे आप प्रयास। अगर आप बुद्धिस्ट नहीं होते ना, तो हाँ आज सर। आप या तो जैन होते हैं या फिर आप ब्राह्मण होते हैं। हम्म, समझ रहे हैं ना? अगर आपका कोई धर्म नहीं है, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं, तो इसका मतलब कि हम्म, प्रॉपर ढंग से आपका कोई धर्म नहीं बचा, इसका मतलब आपका धर्म ही खत्म हुआ था, आप बुद्धिस्ट थे। ओ, हम बुद्धिस्ट मतलब हम वही हाँ, सोच रहे थे। जैसे रामायण एक जो है सर, हाँ, रामायण बोलिए। तो हुँ। उसमें नहीं लगा दिया, इसमें थोड़ा सेट कर दिया गया है वो रामायण में, तो वही हम कंफ्यूज थे। हुँ। नहीं, रामायण में जो सेट किया गया है ना, उसमें एक लड़का है श्रवण कुमार, है हम्म ना? हम्म हम्म तो उस श्रवण कुमार का ना एविडेंस है कि वो निषाद था और वो बुद्धिस्ट था। हम्म हाँ, उसका जब हम्म भारत में ह्वेन-सॉन्ग आए थे 7वीं सदी में, तो एक हम्म जातक कथा है साम जातक कथा। तो जब वो हम्म कंधार से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने साम जातक कथा का ना वो देखा था, एक स्तूप देखा था, वहाँ पूरा साम जातक कथा लिखा भी हुआ था और श्रवण कुमार जो है हम्म ना साम नाम था बेसिकली, ये लोग श्रवण कुमार नाम बिगाड़ के कर दिए हैं। तो साम जो है हम्म ना, वो निषाद कुल के थे, निषाद थे बेसिकली और उनका स्तूप बनाया गया था, उनको बोधिसत्व माना जाता था बुद्धिज़्म में। बोधिसत्व हम्म। समझते हैं? बोधिसत्व मतलब तथागत के सबसे प्रिय लोग, जो जिनकी समाज में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है। हाँ सर। तो हाँ, वो पूज्य थे। वो स साम जातक, उनका स्तूप बना हुआ था। तो आप देखिए कि हम्म। जो वही ब्रह्मनिज़्म सर। है हाँ, ब्रह्मनिज़्म तो आपको दिखा रहा है कि आप राम के दिखा रहा है कि राम आ रहे हैं तो तुरंत पैर पे गिर रहे हैं, तो कहीं तुलसी दिखा रहा है कि पैर वो खंगाल के पानी पी रहे हैं, उनका पैर धो के, तो वो तो इज़्ज़त डाउनग्रेड कर रहा है ना वो, इज़्ज़त कहाँ दे रहा है। हुँ? तो वहीं पे बुद्धिज़्म में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि आप बोधिसत्व हैं, निषाद लोग जो हैं, निषाद लोग कुल के जो लोग हैं, वो बोधिसत्व हैं, सब लोग उनको मानते थे और उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू क्यों जाती थी ही नहीं, सब लोग इक्वल थे, एक समान थे और 7वीं सदी में उनके स्तूप बने हुए थे। तो आपने जो सवाल पूछा ना निषाद लोग क्या थे, सब लोग बुद्धिस्ट थे। ए टू ज़ेड हर एक निषाद लोग बुद्धिस्ट थे और सामूहिक बोधिसत्व हैं, तो इससे ये तो सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल है। ये जातक कथा में लिखा हुआ है, जब मैं साम जातक कथा करूँगा, तो वहाँ पे मैं डिटेल्स में दिखा दूँगा। ठीक है, ओके नीरज जी। अच्छा इनकी साउंड भी शायद चली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई है भाई जिनको बात करनी हो? तो मेरे ख़्याल से आज फिर क्लोज़ करते हैं और अच्छा ये अभिनव आए हैं।
हाँ जी, अभिनव बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर, कैसे हो आप? हाँ जी, जय भीम। जी, अच्छा था बताइए। आपका, बहुत अच्छा। सर ये जो अभी संतोष वर्मा जी का मामला हुआ, इसमें आप थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगे कि इन्होंने ये कहा कि कन्यादान कीजिए तो आरक्षण खत्म होगा, तो बट उसके बियॉन्ड कुछ और भी कहा इन्होंने कि इतना ही कहा था बस? कहाँ पे? क्या चीज़ में? जो ये आईएएस जो है, जो अभी मामला उठा है बड़ा, कि हुँ, हुँ। ये कहा नहीं कि आरक्षण हम बंद कर देंगे अगर ब्राह्मण अपनी कन्या दान कर दे या कन्या, ऐसे कुछ कहा है। तो हाँ, देखें इसमें लोगों की अपनी-अपनी वो है, लोगों का बहुजन समाज जो है एससी-एसटी, ओबीसी है या जो भी कोई जो जातिवाद से पीड़ित है, हर व्यक्ति चाहता है जातिवाद खत्म हो। और जातिवाद खत्म होने का कारण क्या है? उन्होंने क्या देखा है कि जब शादी-विवाह की बात होती है तो कोई नाक भौं सिकोड़ता, हम ऊँची जाति हैं, इसमें शादी नहीं करेंगे, उसमें नहीं करेंगे। तो जो जो लोग भी जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, उनको इस पर लेकर तीखी प्रतिक्रिया है। भैया रोटी-बेटी संबंध बनाओ तो हम ख खत्म कर देंगे। तुमको आरक्षण से दिक्कत है, हमको जातिवाद से दिक्कत है। तुम और खत्म सर तो एक चीज़ करो। देखिए ना, हुँ, अब ये पूरा हुँ, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया, ठीक है? ज़रा-सी ये बात हुई। जब इटावा में हुँ, यादव कथावाचक की चुटिया काटी गई तो व्यास जो ये है ब्राह्मण इन्होंने काटी, फिर उसके बाद शुद्धिकरण किया, ठीक है? दूसरा, एमपी में कुशवाहा में जाति के ब्राह्मण ने अपने पैर का पानी पिलाया, ठीक है? तब ये समाज कहाँ था? तब आप लोगों ने क्यों नहीं किया कि हमारे समाज में जो विकृतियाँ हैं उसके लिए भी हम एक रैली निकालें? तब आपका दोगलापन ऐसा क्यों है? एक आईएएस ने बोल दिया, आपका पूरा कोई प्रेज़िडेंट को दे रहा है किसी निष्कासित करो, कोई सीएम को दे रहा है। आपका ऐसा दोगलापन है क्यों? ठीक है, आपके रहते-रहते ही ब्राह्मण समाज के रहते सर जब सर्वे हुआ 3000 हुँ, हुँ, म्युनिसिपल कमिटीज़ का, तो मोर देन 95% उसमें भंगी समुदाय और दलित जाति से थे। एक भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं था। तो आप लोग मुझे हुँ, बताएँ ऐसा कैसे पॉसिबल है अगर आपकी वर्ण व्यवस्था कर्म पे रिलेटेड है, तो एक भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्यों नहीं आया सर्वे में? जब हाँ, मैनुअल में, तो आप तो बोलते हो कि हमारे तो कर्म बेस है यहाँ पे सब कुछ, वो वहाँ पे दलित हुँ, कैसे उतर गया? हैं? तब आप कोई लोग नहीं आते, वो भी तो आपके हिंदू समाज का एक हिस्सा है ना। पर मैनुअल हुँ, स्क्वेंडिंग एक इतना डिज़ास्टर ये है ना हमारी सोसाइटी में कि आप इसको मतलब उन लोगों को आप देखो ज़रा जाके कि कैसे वो रहते हैं, कैसे उनके साथ दरिद्रता होती है और इस ब्राह्मण समाज को अपना ही बस ये लगा होता है कि हमारे साथ ये हो गया आरक्षण आके। आपको यार ईडब्ल्यूएस भी तो मिल गया। आपको शिकायत थी ना कि आर्थिक आधार पे हो, तो मिल तो गया आपको आर्थिक आधार पे। नहीं, नहीं, अपना हम तो अब धार्मिक कह रहे हैं ना आप गला काट के ही सारा बहुजन समाज रख देगा तो भी उसको दिक्कत है। नहीं कि आपका तुमने धार्मिक रखा ना, तुमने रिज़र्वेशन गेट पे तुमने इस साइड में क्यों रखा, तुम इस दिशा में रखते। उसको दिक्कत है, वो पैदा ही दिक्कत से होता है। समझ नहीं रहे हैं ना? वो आप बहुत दिक्कत में है। इन आपका लोगों को आप पूरा का कुछ भी दे पूरे दीजिए। हुँ, हुँ, शंकराचार्य सारे ब्राह्मण हैं, आरएसएस चीफ सारे ब्राह्मण, एक बार कायस्थ कास्ट का थे, ठीक है? आपके मंदिरों में पंडे पुजारी सारे ब्राह्मण हैं, ठीक है? आप आज़ादी से पहले देख लो लगभग सारे प्रोफ़ेसर्स आपके जो थे उस टाइम, तो वो सारे आपके ब्राह्मण थे। दलित जाति का जो सर्वे हुआ था मतलब वो तो इतना गहरा सर्वे नहीं, 85% एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे सारे दलित। तो अब उनको मिल रहा है यार, सब डाटा सब बताता है कि सारे शोषण दलित के साथ हुआ है, सब कुछ उनके साथ हुआ है। तो आप अब जब उन्हें कुछ मिलने लग रहा तो आपको ऐसी पीड़ा हो रही है, ठीक है? सर खुद इन्होंने अपने आप लिखवाया हुआ है उसमें ब्रह्म पुराण में कि जो अटरेंस होती है वैदिक पैसेज जो ये शूद्र और वुमेन को नहीं सुनने चाहिए और जो खाना हुँ, बनाता हुँ, है ना? और एक और भी था द फूड प्रिपेयर्ड बाय द शूद्र इज़ टू बी डिस्पाइज्ड बाय द गॉड्स एंड नोबल मैन। कितने मैंने हुँ, इनके हुँ, निकाले सर अपने पढ़-पढ़ के पूरी लिस्ट बनाई कि ब्राह्मण्स को इन्होंने कैसे अ, अपने को टॉप में रखा, ठीक है? ये वो इन्होंने सर एक और भी था ना इनका मनुस्मृति में कि शायद मनुस्मृति या किसी में कि आप खाना ना खाएँ उसके हाथ का शूद्र का, ठीक है? हुँ, उसके एग्ज़ाम्पल्स मैंने कितने निकाले यूट्यूब से। केरला में मतलब हुँ, तमिलनाडु में एक स्कूल में लेडी को पता चला कि ये दलित है तो वहाँ पे उसको मना कर दिया बच्चों ने कि हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएँगे। तो हम कैसे मान हुँ, लें कि वो अंग्रेज़ों ने लिखा है? क्योंकि वो तो अगर आप सर हुँ। ग्राउंड पे जाओगे ना, जो-जो इन्होंने लिखा है वो सारा मैच होता है।
तो कि नहीं शूद्र अंग्रेज अंग्रेज कैसे लिख देगा? वो तो अंग्रेजी में लिखता था, हिंदी में तो लिख के ये छाप के बेच इनका रहे हैं। मतलब ये है हाँ कि देखो सर, ये बोलते हैं कि दलित धन ना ही करे, धन ना इकट्ठा करे, किसी ने ऐसे लिखा था, या वर्जित ना करे। वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ। आप देख लो, हुँ, 50.6% आपके गरीब एसटी लोग हैं। आप सर्च करो जो भी यहाँ पे है। हुँ, 33.3% गरीब लोग आपके एससी कास्ट के हैं, ठीक है। तो 27.2% ओबीसी कास्ट के हैं, 15.6% आपके वो जनरल कैटेगरी के हैं। और हर हुँ, छठे बंदे में से पांचवा बंदा एसटी या एससी गरीब है। ऐसे और हुँ, 85% आपके जितने बिलियनियर्स हैं वो अपर कास्ट होल्ड करता है सारा संसाधन। और जो टोटल हुँ, एसेट्स, 41% ऑफ दी एसेट आर हेल्ड बाय दिस अपर कास्ट। जो संख्या हुँ, में ज्यादा 85%, उनके पास कम है। और जो 10 से 15% है उन्होंने इतना कब्जा कर लिया। अब ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि जब आप किसी पे बैरियर लगा दो कि तुम नहीं आओगे इन संस्थानों वाली जगह पे, ये हम ही कब्जा करेंगे, तभी हो सकता है ना। वरना ऐसे कैसे हो गया हुँ, कि जो हुँ। इतनी संख्या में आपने उनको कुछ करने ही नहीं दिया। नहीं, इतने दिन से ही कब्ज़ा किए हुए थे, सब के सब ब्राह्मणवादी ही थे, फिर ये भ्रष्टाचार कैसे होने लगा? हर जगह सर पे इन्हीं का कब्ज़ा था। हुँ, इनके 33.3%, 33% से ज्यादा ब्राह्मण है वहां पे आपके इधर सुप्रीम कोर्ट में। फिर बोलते हैं केसेस हुँ, लटके हुए हुँ, हैं, कोई कोटे वाले जज केस आ रहे हैं। लटके हुए। अब हुँ, केस कैसे लटके? जजेस तो आपके हैं। आज तक जज भी 245 यही के। हैं, वकील भी यही हैं, सब वही हैं, उसके बाद से भी फिर सब चीज़ वैसे ही पड़ा हुआ है। फिर बोलते हैं कि हुँ, आप लोगों ने कोटे से आ जाते हो। कोटे से यार, तुम्हारे जो टॉप पोजीशन के बंदे आईएएस वगैरह में सेक्रेटरी 75% तो वही है। जो हुँ, निर्णय वो लेते हैं नीचे वाले वो फॉलो करते हैं। तो फिर तुम बताओ ना, जो आज देश का हाल है वो दलित का कहाँ से हो गया? दलित तो अभी उठ रहा है बेचारा, वो तो आज भी मैक्सिमम गरीब है। अच्छा, अगर आपको सर्वे करना ही है ना, तो आप अपने घर के आसपास जाओ, जो रेडी लगाता है, जो गटर में उतर रहा है, आप उसकी जात पूछना, मैक्सिमम सब आपको एससी एसटी मिलेंगे। हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, आप देख लो कौन गरीब है। फिर आप बोलते हो ईडब्ल्यूएस 2 ने, जब भाई जातिवाद इतना ज्यादा है, एक पुलिस ऑफिसर को राजस्थान में 200 पुलिस के साथ अपनी बारात निकालनी पड़ी, तो हुँ, आप हुँ। जातिवाद तो खत्म कर ही नहीं रहे हो। आपने कहाँ ये किया? इनका क्या है ना कि जातिवाद को तो बनाए रखो भाई साहब, गाली देते रहो आरक्षण को। इनका यही अ, खेल चल रहा है। सर मैं एक चीज बताऊं ना, मैंने वैसे देखे बहुत से लोग दुनिया में, वो है हुँ, मतलबी, पर इतने मतलबी नहीं है सर कि किसी को ये ऐसा गप्पा कीड़ा ये जाति। अच्छा, इंसान ही नहीं है ना, इंसान ही मैं तो आपको इंसान एक ही नहीं चीज मानता बताया, हूँ आप क्योंकि इंसान मुसलमानों को रहेगा ना, इंसान में मानवता आएगी। कहा सर, इंसान ये जो खुद है थोड़ी है। ये इसी अच्छा कारण एक से बात बताइए, आप खुद बताइए, आप रोड पे जा रहे हैं कोई भूखा आदमी रोड पे गिरा हुआ है या कहीं पे कुछ हुआ, आप उससे जाके जाति पूछेंगे? कि तभी हम हेल्प करेंगे? कि भाई वो दुखी है, आप कोई भी व्यक्ति जाके उसकी हेल्प कर देगा। ये हम्म, ऐसे व्यक्ति हैं कि उसमें भी ये जात खोजेंगे भाई साहब ये। इनको जात भारत को के बहुजनों का जाति ही तो खोज के पीछे किए हुए हैं। ये जाति का रीजन है तो क्या तुमको है? पीछे रहना चाहिए। हुँ? आप लोग जो बोलते हो ना कि दलित क्यों नहीं आगे निकल पा रहे हैं, तो मेरे प्यारे बेटे, जिसकी 50-50% गरीबी है, 33% गरीबी है, इतनी महंगी एजुकेशन है, आपने उन्हें इतना मानसिक प्रताड़ना दी, ठीक है। फिर आप सोचते हैं कि वो एकदम उठ जाए। सरकारी स्कूल इतने बंद हो रहे हैं, ठीक है। सारी वेल्थ आपके पास ही ऑलमोस्ट अभी भी। तो आप जरा ना सर, ये एक्चुअल में पता है क्या करते हैं? जैसे आप इनसे वार्तालाप करोगे ना, तो ये हाई लो इसमें गेम चलती है। आप इनको ना पूरा डाटा निकाल के बात करोगे ना इनके मुंह के सामने, तब ये चुप होते हैं। वरना ऐसे नहीं होते हैं ये चुप। ऐसे तो फिर ये वो एक्सपर्ट है बोलने में, गपोड़ी बातें मारने में, ठीक है। अब हर चीज़ में मुँह खोलें या शब्द गपोड़ने, यही 2 वो तो चीज़ तो हर आता है जगह इनको। है। और मैं अपना पर्सनल हुँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ, इतनी अच्छी जगह आरबीआई में काम करता हूँ, पर मेरे सामने 3 ब्राह्मण लड़कियों ने कहा है मेरी मदर के सामने कि हम एससी हुँ, एसटी में नहीं शादी करते क्योंकि हमारा स्टेटस लोअर हो जाता है। उन दूसरी बहन ने भी वो हुँ। भी कहा। और एक पंडा पुजारी, मतलब काफी क्लोज हैं, बट उसने ना, उसको नहीं पता था कि हम किस जाति के हैं, बट उसने एक दिन कहा कि देखो ये ना चूड़े चमारों की तरह लग रही है, शादी बारात निकल रही थी। तो अब तुम बताओ कि बताइए। तुम्हारे मन में ये जो गंद भरा है, चूड़े हुँ, चमार, एससी एसटी से हम शादी नहीं करते, स्टेटस लोअर होता है, तो ब्राह्मण होने का प्राउड ही यही बेस है, जो कोर बेस है।
कि हम तुमसे ऊँचे हैं और कोई ब्राह्मण वही होने का वही प्रावधान नहीं। जातिवाद ही है, वही जातिवाद है, तभी तो ये बात कहा जा रहा है। तभी ये तो कहा बच्चे जा रहा सर है कि जब आपको तक रोटी-बेटी संबंध नहीं होगा, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होना, रिज़र्वेशन की तो बात ही ना करें फिर ये। जो आजकल के जो नए लड़के-लड़कियाँ आ रहे हैं ना ब्राह्मण जो लिखते हैं इंस्टाग्राम पे ब्राह्मण, उसका जो हुँ, पीछे का आर्थिक जो मतलब जो पिछला अगर आप पूरा कोर मतलब समझोगे ना ब्राह्मण लिखने का, तुमने कोई ऐसे इन्वेंशन नहीं की है। सबसे बड़ा हुँ, फेलियर तो तुम्हारा ये है कि अपने समाज को बाँट के तुमने अपने आप ऊपर चले गए ज़बरदस्ती और ऊँचा घोषित कर दिया। और जो हुँ, मेन रीज़न ये है कि तुम अपने आप को ऊँचा समझते हो, दूसरों को नीचा समझते हो। और हुँ, ये है मेन रीज़न तुम्हारा और कुछ नहीं है जातिवाद। तो एक बार मैं बच्चों से यही कहता हूँ जो हमारे एससी-एसटी समाज के भी हैं, पूरा हिस्ट्री पढ़ो। इनका साइंस जर्नी सर से पूछो, ये भी काफ़ी अच्छा बताते हैं। ठीक है, आप मूल्यांकन में जाओ, फिर सबसे बड़ा जो हमारे गुरु है, बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनकी बुक्स पढ़ो। फिर आपको एक डीप क्लैरिटी आएगी पूरी तब जाके कि ये एक आखिर में काम करता कैसे है, आपका पूरा हुँ, मैकेनिज़्म हुँ, जो है ना का सिस्टम का। और जो लोग बोलते हैं ना सर कि आज जातिवाद कहाँ है, तो इसका रीज़न भी संविधान है। अगर हुँ। कम हुआ है तो संविधान की वजह से कम हुआ है क्योंकि उसमें लॉज़ वैसे हैं और उसकी वजह नहीं, से नहीं, आज नहीं, नहीं, देखें इसको ऐसे समझिए ना, इनके लिए रिज़र्वेशन खराब है, रिज़र्वेशन तो इनके हुँ, लिए खराब है, लेकिन उसी रिज़र्वेशन के कारण से एससी-एसटी इनके साथ बैठा, तो ये कितना धूर्तता किए हैं, ज़बरदस्ती बैठ के तब वो नौकरी करने लगा, तो अब क्या कह रहे हैं कि अब जातिवाद कहाँ है? ये तो देखो ये मेरे साथ बैठ रहा है। जब ये पता मतलब है सर इनके एक लिए और इनका फाइट हमने की। मतलब फाइट हमने की, हमने कीमतें चुकाई, हमने जान दिए उसके लिए, अधिकार लिए, ये कह रहे हैं कि अब जातिवाद कहाँ एक है? अरे भाई सबसे बड़ा तुम तो जो जातिवाद तब हमारे भी कर रहे समाज थे। में कंट्रीब्यूट हुँ, किया है वो है मैनुअल स्क्वेंचिंग। उससे बुरा काम हाँ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बाबा साहब ने भी शायद हुँ, लिखा था कि जो सबसे डिजास्टर रिजल्ट है कास्ट सिस्टम का वो है मैनुअल स्क्वेंचिंग। तुम जाके हुँ, देखो हुँ, कैसे तुमने एक व्यक्ति को पूरी के पूरे समाज को तुमने गटर में उतार दिया और तुम बोलते हो कि जातिवाद कहाँ है। अब जातिवाद कहाँ है? हुँ, कैसे हो सकता है? मैं तो सर यही कन्फ्यूज़ हूँ कि अगर तुम्हारी वर्ण व्यवस्था कर्म बेस्ड थी, तो एक भी ब्राह्मण क्यों नहीं है गटर में उतरता? ऐसा तो हो नहीं हाँ, सकता कि देश में 4-5 करोड़ ब्राह्मण है, तो सब सुपर इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है। हुँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई ब्राह्मण तो आता है। एक भी ब्राह्मण नहीं है सर, कोई भी नहीं है। मैंने कितना रिसर्च हुँ, किया बना के, एक भी ब्राह्मण नहीं मिला। उसने लिखा कि 95% 92% सारे के सारे दलित ही हैं। इवन की हुँ। ओबीसी भी कम है, सब दलित हैं, वो भी भंगी समुदाय के हैं सारे। तो हुँ। ये कैसे ऐसे पॉसिबल तो है? ऐसे तो खाना बनाना जो है, वो लोअर जाति का काम है इनके हिसाब से, तो तथाकथित। और जब तिरुपति बालाजी में जब वो लड्डू बनाने की बारी आती है, तो सारा पंडा बैठ के लड्डू बनाता है। भाई हाँ, वहाँ घुसने तक नहीं देते किसी दूसरे जाति को। बिल्कुल समझ रहे हैं? दूसरी जाति है और फिर बोलते हैं कि मंदिरों में कब आपको मैंने मंदिरों की पूरी लिस्ट बनाई है, आप देखो जाके कि मंदिरों में कैसे एंट्री बैन थी, ठीक है? कैसे तुम्हें बाबा एक ब्राह्मण साहब इनका नहीं, इनका एक ब्राह्मण आज तक सामने नहीं आया जिसको इस बात से दिक्कत हो कि मंदिरों में केवल ब्राह्मण का ही आरक्षण क्यों है? भाई सारी हुँ, जातियों को अपना चाहिए। आप इनका एक बोलते हो ब्राह्मण कि का तो आरक्षण है इनको वो नहीं दिखता है यहाँ पे। सर इनका हुँ, तो एब्सोल्यूट रिजर्वेशन है और जो हमारा रिजर्वेशन है ना, उसमें तो हम चुपचाप अपना हक ले रहे हैं, किसी को रोक थोड़ी रहे हैं, बैरियर थोड़ी लगा रहे हैं कि तू नहीं पढ़ेगा। और आप जब अपना रिजर्वेशन वर्सेस टुडेज़ रिजर्वेशन देखो, जब आपका रिजर्वेशन था, तो तुम चल यहाँ से, डंडे मारो, ये करो, मैं ही करूँगा ये काम। आज के रिजर्वेशन में क्या फ़र्क है कि हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ो। हम अपना हक ले रहे हो, आप अपना हक लो, जो आपकी सीट्स हैं, आप अपनी सीट से जब फाइट करो, हम अपनी सीट से फाइट कर रहे हैं। और मैंने सर एक चीज़ ये देखी है ना कि हमारे एससी-एसटी समाज में बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो डीप डाइव नहीं हो पाया अभी भी। हमारे जो हुँ। एससी-एसटी का जो तबका है ना गाँव में जो है पहाड़ी इलाके में और वो मैंने देखा वहाँ सर्च करके कि वहाँ ना उन्होंने एक अपने छोटे-छोटे गुरु बना दिए हैं। उन्हें लगता है कि वो मिस्टिकल गुरु ही जातिवाद को खत्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इसका सर आप थोड़ा-सा बताइए कि उन्हें कैसे एजुकेट करें? देखिए किसी को भी हम एजुकेट अगर करना चाहते हैं ना तो एक ही माध्यम है पढ़ाई और बाबा साहब का क्योंकि कोई हम देखिए हम लोग कितना भी किसी को बताएँगे, समझाएँगे, वो ये बात नहीं समझता है। लेकिन लोगों के जो जुड़ाव है वो अपने महापुरुषों से होता है।
हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा के हिसाब से पहले ये लोगों में इम्पोर्टेंस लेना ज़रूरी है कि हमारे महापुरुष क्यों ज़रूरी हैं, उनकी विचारधारा क्यों ज़रूरी है। फिर मैं इंडिविजुअल कितना भी समझा लेंगे किसी को, उतना नहीं नहीं फ़र्क समझता, पड़ता। क्योंकि जब किसी के अंदर गुरु वाला नशा चढ़ जाता है ना, तो उसको हटाना बड़ा हुँ, मुश्किल होता है। और वो भी फिर बड़े हाँ, जादुई टाइप आपने बता दिया होगी, बड़े जादू हैं, ये ही महापुरुष हैं। बट सर एक हुँ, चीज है ना, मैं उनसे 2 सवाल पूछता हूँ। आपको गुरुजी ने मंत्र भी दिए, सब दिया, ठीक है, आपका उत्थान हुआ कुछ? आप रहे तो वही नीची जाति के, कोई ब्राह्मण लड़की आपको गाँव में तो तब भी नहीं दे रहा है। फिर उस हुँ, गुरु के साथ जाके आपको मिल क्या रहा है? ठीक है, हुँ, रहे तो आप वहीं के वहीं रहे, कोई उत्थान नहीं हुआ। इतने सालों से आपने पार्वती शिव की पूजा की, राम सीता की की, पर ब्राह्मण तो आपको आज भी नीच जाति का ही समझ रहा है। ठीक है, इतने मंत्र हुँ, टोटके कर लिए, तो फिर आपका उत्थान किस वे में हुआ? कोई जवाब नहीं होता है, हुँ, वही नीची के नीची जाति के। मैं कहता हूँ एक ही है, इसका आप पढ़ो, अम्बेडकर सर को पढ़ो, तब जाके आपको इससे मुक्ति मिलेगी। जब तक धर्म में बंधे रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। फिर हुँ, वही वही रहेगा कि नीच जाति के। एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ो प्रॉपर तरीके से, बाबा हुँ, साहब जी का हुँ। पूरा पढ़ो कि कैसे उन्होंने अपने आप को उठाया। वो भी कोई वो नहीं थे कि महापुरुष थे, वो भी हम जैसे ही थे, बट ये था कि फाइट की उन्होंने उन्होंने, फाइट की है। बताइए इतना पढ़े-लिखा व्यक्ति जब वो नौकरी करने आते हैं और उनको रहने का ज जगह नहीं मिलता। वही सोच है रहे ना। हैं? पेड़ के नीचे रो रहे हैं एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति, और आज जब ये कोई गपूड़ा आता है कहने के लिए ना कि जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है, ये होता है, मन करता है उसको वो बैठा दें वहीं पे बाबा साहब के सामने मैं वहीं नहीं बैठा दें, बोलता, यही मतलब पेड़ है मैं तो जहाँ सिर्फ बैठ के यही रह बोलता रहे हूँ, अगर हैं। अगर कर्म बेस है तो फिर एक बात बता दो, मैंने उसका इंजीनियर में क्यों नहीं हो तुम? क्यों नहीं तुम हाँ, जूते बनाने हाँ। वाले में हो? यार बताओ ना, कर्म बेस कहाँ है? कर्म बेस अगर कर्म बेस है तो मैंने एक दिन, मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। जीवन साथी ने अपनी प्रोफाइल बनाई, उसने कुछ हुँ, कहा नहीं थी, पर एक ब्राह्मण परिवार में एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। फिर लड़की हुँ, ने दे दिया नंबर उसके फादर, अब अपने फादर का। वो बोलते आप कौन सी कास्ट के? बोलता मैं सर ब्राह्मण हूँ। बोले आप तो वर्मा लिख रहे हैं। बोले नहीं सर, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं तो फिर ब्राह्मण हुआ ना, ऐसे तो पढ़ाने वाला हुआ। बोले नहीं, हम तो ब्राह्मणों में हुँ। शादी करते हैं। बोले सर वो तो कर्म बेस नहीं है, मैं तो हो गया ब्राह्मण। फिर उसने फोन काट दिया। अब यहाँ से तो साबित हो गया कि बर्थ बेस ही है ना। तो ये ऐसे इन्होंने ऐसे अपनी किताबों में हर जगह जन्म से ही लिखा हुआ है। जन्म बबन बेस ही है, ये ये कुछ कर्म ये कुरम। ये करम-कुरम का ये खेल सिर्फ़ लेकर आते हैं बहुजनों ये का पता कैपिटल क्या से होता है सर, काटने के जैसे लिए। पॉलिटिशियन होता है हुँ, ना, जो कागजों में लिख देता है हुँ। कि वहाँ ये एरिया बड़ा डेवलप हो गया, इन्होंने कुछ एक आदि भगवत गीता 4.13 में लिख दिया कि कर्म बेस है, बस उसी नहीं, 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 डायलॉग नहीं, को। उसमें भी करम बेस नहीं लिखा है। अच्छा। वहाँ कहीं भी करम बेस नहीं लिखा है। मैं यही खोल के दिखाया था, मेरे से तो इस पर कई डिबेट हुई हैं। उसमें साफ-साफ लिखा है, कृष्ण बोलता है कि वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है और तुझे हम्म, वर्ण व्यवस्था पालन करना होगा। अर्जुन सुन, अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सुन, तू कह रहा है लड़ाई नहीं करेगा? बेटा तू जन्म लिया है क्षत्रिय में, तुझसे मैं लड़वा के रहूँगा, तू अपना कर्म छोड़ ही नहीं सकता। तू जिसमें लिया है वही कर्म तुझे करना पड़ेगा। वो ठोक के उसको लड़ाई करवा के ही मानता है कृष्ण, कहता है तू तू वर्ण छोड़ ही नहीं सकता, जिस वर्ण में जन्म लिया उसी वर्ण का काम करना पड़ेगा तुझे। नहीं तो तो ये कर्म वाली तो बात ही नहीं है उसमें, कहीं भी कर्म की बात नहीं है। सर ये बहुत बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी लोग हैं। आप जैसे तो जो बोल रहा था ना कर्म बेस है, वो हुँ, मैंने हुँ। पूछा, अच्छा तू बोलता है कर्म बेस है, तो फिर तू जब शादियां करता है तो फिर तू ऐसे तो नौकरी कर रहा वैश्य हुआ, फिर तू अपने आप को ब्राह्मण क्यों कहता है? फिर तो तू कर्म बेस के हिसाब से तो तू फिर नहीं, नहीं, बलियों में इनके दिखता है। असल में ब्राह्मण शब्द इन्होंने चुराया हुआ है। ब्राह्मण हम्म। जो शब्द है ना, इनका चुराया हुआ है। कहाँ से? तो बुद्धिज़्म के जो धम्मपद है, उसमें है वमन वग्गो। इन्होंने ज़बरदस्ती अपने को पहले घोषित किया ब्राह्मण, और जब इनको दिखाना होता है कि ब्राह्मण जो है कर्म से होता है, तो वो बुद्धिज़्म का कांसेप्ट था। वहाँ तुरंत बुद्ध को बाप बना लेंगे ये अपना, दिखाने के लिए। सर इनके पूरे धर्म ग्रंथ में जन्म से लिखा है, ये जन्म से ब्राह्मण होते हैं। बुद्धिज़्म जो है, वो ब्राह्मण वहाँ ब्राह्मण नहीं है, बमन है। बमन मतलब विद्वान वो है, उसका मतलब विद्वान विद्वान है, और विद्वान कर्म से होता है। जैसे जैसे कबीरदास जी भी तो यही बात कहते हैं ना, गुरु कबीरदास जी, "पोथी पढ़त पढ़त जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।" तो ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रेम मोहब्बत की जो बात कर रहा है वो पंडित हो रहा है। बुद्धिज़्म में विद्वान उसी को कहा गया है, कर्म बेस्ड जो पढ़ा लिखा है वो है। भिक्षु लोगों को कहा जाता है कि ये वो है, पूछता है कि ये जो आनंद आ रहे हैं, ये भिक्षु आ रहे हैं, ये क्या लोग बमन है? तो कहते हैं हाँ, बमन है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की है, इनको सिद्धांतों का ज्ञान है। सर तो बुद्धिज़्म की कांसेप्ट है ये।
जी। बात ये है ना कि इन्होंने देखो हनुमान जी को ब्राह्मणों ने सबसे बड़ा ब्रह्मचारी बताया, मतलब बनाया है ना, मतलब वो पेश करते हैं। उन्हीं के हुँ। पसीने से इन्होंने बच्चा भी पैदा कर दिया, मकरध्वज। ठीक है। फिर उनकी शादी शादी भी भी करा दिया, करा दी है शादी करा दी सूर्यदेव की गरुड़ बेटी पुराण में, से। सूरज की हाँ ना। बेटी से, बताइए। फिर ये हुँ। मतलब लोग करते क्या है, तुम मतलब कि यार ये तुम्हारी मेरिट धारी लिस्ट है, मतलब कि ये काम है तुम्हारे कि एक आदमी के पसीने से, मतलब वो तुमने उसको सबसे बड़ा ब्रह्मचारी नहीं बनाया, सबसे बड़ा ठरकीदारी बना दिया, क्योंकि उसके पसीने से बच्चा पैदा हो गया, वो भी दूसरी स्पीशीज से, एक एक्चुअल एलिगेटर या में एक्चुअल में बात क्या है कि इनको जहाँ मन करता है, वहाँ पे तो अपन पवित्र दिखाने लगेंगे, हमारे देवी-देवता बड़े पवित्र हैं, तुमने ऐसी कैसे कोई बात बोल दी? और जहाँ मन करे वहीं पे ऐसी बातें उसके लिए लिखेंगे कि दूसरों को वो गलत लगेगा कि भाई तुम खुद ही उनकी भावना आहत कर रहे हो, उस किरदार की भावना आहत कर रहे हो। हाँ तो वो ये ये कर डबल डबल लोग हैं ये, डबल स्टैंडर्ड के सर, लोग हैं ये। फिर तुम पूछते हो ना कि दलित तुम्हें क्यों हेट करते हैं, तो उसका हेट का रीजन 100 रीजन है, मैंने अपने भी बता दिए कैसे लड़कियों ने क्या कहा बिना कुछ कहे। सर कोई हमने कुछ नहीं कहा था उधर ब्राह्मण ऐसे होते हैं, तुम्हारे ही ब्राह्मणों की लड़कियों ने लड़कों ने आके कहा है हमारे मुंह के सामने, तुम्हारे ही ब्राह्मणों एक ने एक हमारे। अच्छा, अभिनव जी एक मैं बताता हूँ, आप पूरा सर्वे कराइए, सारा अभी तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे कराइए और किसी भी एससी, एसटी से, ओबीसी से पूछिए कि भई क्या आप जो हैं शादी कर लेंगे ब्राह्मण में? तो सब लोग स्वीकार करेंगे, हाँ भैया हम कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ब्राह्मणों से शादी कराइए तो वही मना करेगा। मैं पर ये भी बता दूं सर, सीधे एस सी एस टी सीधे-सीधे ओबीसी वही वही मना करेगा, तो एक जातिवाद फिर कौन कर रहा है? बताइए? वो इसलिए नहीं हाँ करेगा सर, मैं ये भी बता देता हूँ कि ये वो इसलिए हाँ नहीं करेगा क्योंकि तुम ऊंची जाति के हो, वो इसलिए हाँ करेगा क्योंकि उसे जातिवाद का कोई घमंड कभी सिखाया नहीं गया है। नहीं और है, नहीं है है। ना। हमें घर में और सिखाया जाता है। ये घर में आपको सिखाया जाता है, हम तो आज भी क्या देखो, हम तो रिजर्वेशन भी छोड़ने को तैयार है, अगर आप समाज में प्यार से एक्सेप्टेंस दोगे तो हम इकोनॉमिकली सर्व बेस्ड रिजर्वेशन के नहीं लिए भी और तैयार है। और रिज़र्वेशन क्या होता है? रिज़र्वेशन एक प्रतिनिधित्व है। हम्म, रिज़र्वेशन जो है प्रतिनिधित्व है। भई आप खुद बताइए, आप एक मोहल्ले में हैं, आपको हर घर से एक व्यक्ति को बुलाना है। तो आपको अगर मोहल्ले को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, कोई नाला ही बनाना है, कुछ चीज़ ही बनानी है, तो हर घर से एक व्यक्ति को आपने बुला लिया। भई ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, इसमें रिज़र्वेशन की कौन। अब वहाँ पे कोई 4-5 घर मिल के कहे नहीं पूरे मोहल्ले का सारा डिसीज़न तो मैं खुद लूँगा भाई साहब, हम ही 4-5 लेंगे, तुम लोग तो चुपचाप रहो बस। हम जो तुम एक डिसीज़न ले लें वो साल तुमको मानना होगा। तुम एक एक समझ मैं रहे हैं? बोलता हूँ, एक जी हुँ, सर बिल्कुल समझ रहा हूँ, एक साल कोई भी ब्राह्मण अगर आगे गटर क्लीन कर देता है और तुम दलित को हुँ, शंकराचार्य बना देते हो, मान जाएंगे हुँ। हम कि तुम्हारे में चेंज आना स्टार्ट हो गया। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है कि तुम एक भी दलित को शंकराचार्य बना के उसके पैर छुओ। नहीं, उल्टा रिवर्स कर दें ना सिस्टम। हम कह रहे हैं कि हम रिज़र्वेशन उनको दे देंगे, वो सिस्टम को रिवर्स कर दें बस। रिवर्स कर दो जितना तुम। सिस्टम जो चल रहा है बस रिवर्स कर दें और जो सुविधा इनको लगता है कि जो रिज़र्वेशन एससी, एसटी को दे रहे हैं, भई कह रहे हैं वो रिज़र्वेशन तू ले ले भाई साहब। लेकिन ले तू ले, सिस्टम रिवर्स कर दे। ना हमें जितना-जितना तुम्हारे। जहाँ-जहाँ पे तुमने बैठे हुए हो सारा जगह एससी, एसटी को बैठाओ। हर मंदिर हम्म, पे, हर शंकराचार्य, हर पोस्ट पे तुम सारे एससी, एसटी, ओबीसी को बैठाओ। हर जगह पे जहाँ-जहाँ तुमने जो-जो प्रिविलेज ले रखा है हर जगह बैठा दो तुम। एक फिर बार बोलते हैं, सिस्टम रिवर्स कर दो, फिर देख फिर लेंगे ये हम। पता क्या बोलते हैं कि वो सिस्टम तो हमने अर्न किया। मैं क्या, कैसे एक समुदाय को बिल्कुल दबाकर, ऐसे तो फिर ये अर्न अर्न करना नहीं किए होता, हैं। वो तो फिर एक गुंडागर्दी अर्न होती है किए ना। हैं। आप अभिनव जी खाली पता लगा लीजिए, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गनाइज़ेशन हैं, जो सरकारी नौकरियों में, चाहे इनके 4th ग्रेड हो, चाहे सी ग्रेड हो, कौन-कौन से जितने पुराने जो लोग हैं, जाके पता लगाइए उनकी नौकरियाँ कैसे लगी हैं। फ़ोन पता है जाते थे भाई क्यों? साहब, और सर एक भाई-भतीजे, सर्वे किया, टॉप 5 भाई-भतीजे। आईआईटी। हाँ वही हुँ, भाई बतूचा। और एक सर एक पता क्या होता है, एक फिर हाँ, साथ में वो भी बन जाता है ना नेटवर्क, फिर वही हुँ, बंदे होंगे, वही इंटरव्यू करेंगे, वही जाति के बंदे को हुँ, लगाएंगे। हुँ, फेवरेटिज्म तो हुँ। होता ही है, फिर कास्टिज्म में हो, फिर चाहे किसी में भी हो। और सर एक पूरे सर्वे हुआ अपने-अपने आदमियों को सेलेक्ट करते हैं, ये पूरा इंटरव्यू पैनल सिस्टम इनके पूरा। ही अपने फिर आदमी को सेलेक्ट एक और है करता है। कि जब सर्वे पक्का हुआ समझिए। 5 आईआईटीज में 98% अपर कास्ट के ही प्रोफेसर हैं। हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ। और न मैंने 97 से 98 पर नेचर पत्रिका ने निकाला तो था पिछले साल सर्वे, हम्म, जिसमें बोला कि प्रोफ़ेसर जो हैं भारत के जितने भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें 98% प्रोफ़ेसर जनरल कास्ट के हैं, जनरल जनरल हैं। कास्ट के हैं, और वो भी 5 टॉप 5 आईआईटीज में। और
एक और सर्वे हुआ था, एक और सर्वे नहीं सर, एक इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन से हम आपसे चिढ़ते हैं। तो मैंने इनको कहा, हमारे परिवार में एक ओबीसी में एक लड़का है, उसने हुँ, इंजीनियरिंग प्राइवेट से की और एमबीए भी प्राइवेट से की, नाउ इज अर्निंग मोर देन 10 लाख। पर हुँ, कोई रिजर्वेशन नहीं, वो प्योर राधा स्वामी है, कोई चिकन नहीं खाते। बट जब उनको एक ब्राह्मण लड़की से प्यार हुआ तो उनके हुँ। माँ बाप ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, आप ओबीसी हो। तो इनका पॉइंट यहाँ भी डीबंक हो गया कि जो रिजर्वेशन लेते हैं तो हम नहीं करते, और जो चिकन खाते हैं इसलिए नहीं करते। ना वो चिकन खाते हैं, ना उन्होंने रिजर्वेशन लिया, और लगे भी प्राइवेट में है, केपीएमयू में। तो अब बताओ फिर क्यों तुमने मना किया? हम तो कह रहे हैं कि चिकन खाने की जहाँ तक सवाल है, तो कश्मीरी ब्राह्मण कर ले शादी, बंगाली ब्राह्मण कर ले शादी, वो तो भर-भर के खाते हैं। अरे जो वो भी तो इनका पॉइंट किया होता है ना, वो सब डीबंक हो जाते हैं, वो भी अच्छे से विद ये लॉजिक। ये पूरी तरह से डिबंक हो चुके हैं, ये बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणवाद का, जातिवाद का बैठ के खा रहे हैं ये। अब समझ रहे हैं ना? क्या सिर्फ़ हो गया जातिवाद है, का खा रहे हैं। हुँ, अब जब से एससी एसटी ओबीसी चढ़ रहा है तो इन्हें दिक्कत हो रही है कि जो सेवादार हमने बनाए थे आज वो हमारे साथ compete कर रहे हैं, तो किसी ना हुँ, किसी तरह इन्हें चिढ़ लग रही है। अब देखो भाई, नेचर हुँ, का रूल है, बाबा साहब की कृपा है, अब तो होगा ही जो होना है। अब वो एक बार सिर्फ सिस्टम तोड़ने की बात थी जो बाबा साहब ने तोड़ दिया है, जिसके लिए पूरा दलित समाज थैंक्स भी नहीं कर सकता उन्हें ढंग से, क्योंकि जो वो करके गए हैं। अब एक बार सिस्टम टूट गया, दलित जाग गया है। अब तुम चाहे, हम तुमसे थोड़े पीछे होंगे, अभी निकल ही जाएंगे कभी ना कभी आगे, अब जॉब्स वगैरह में और इसमें इनकम डिस्पैरिटी में। फिर आप देख लो आप लोगों ने क्या करना है, प्यार रखना है कि दुश्मनी रखनी है। अगर दुश्मनी रखोगे तो वो भी निभा लेंगे, प्यार रखोगे तो फिर प्यार से रहेंगे। हम पिछला सब भूल जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्या हुआ। हम एक अच्छा समाज चाहते हैं बस, और कुछ नहीं सर। थैंक यू वेरी मच हुँ, सर, हुँ। टाइम देने के लिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। हाँ जी, धन्यवाद। चलिए छोटी स्ट्रीम होती है, तो अब हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं। प्रवीण राम टेके जी लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, आपको भी। और बिहारी लाल जी लिखते हैं, सूरज जब पलकें खोले मन बुद्धिज्म बुद्धम शरणम बोले। बुद्धा को समझने के लिए भारत की एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से समझने की ज़रूरत है। नमो बुद्धाय। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे प्रदीप कुमार मौर्य जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। योगेंद्र लिखते हैं, एसजे ब्राह्मणवादी बगुले की पीठ पर केकड़े की तरह ही हैं। बगुले के पीठ पर केकड़े की तरह ही हैं, सही पकड़ लिए हैं। और यहाँ पे अनुराग लिखते हैं, एसजे सर एक शर्मा है पुनर्जन्म पर बोलता है। तो कभी यहाँ पे जोड़ दीजिए, कभी लाइव में ना रैशनल वर्ड पे जोड़ दीजिए, फिर देख लेते हैं, पुनर्जन्म की हवा निकल जाएगी। तो दोस्तों फिर आज यहीं क्लोज़ करते हैं, जिनको भी डिबेट करना है संडे को 7:30 पे रैशनल वर्ल्ड पे जुड़िए, वहाँ डिबेट होती है, वहाँ पे डिबेट होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। शुक्रिया।